नमस्कार। खबरों में इस वक्त मैं कादम्बरी शर्मा हूं आपके साथ और शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली की खबर से। इनकम टैक्स विभाग ने आज साउथ दिल्ली में न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज क्लिक के पोर्टल के दफ्तर में सर्वे किया। ऐसा ये शब्द वो बता रहे हैं कि सर्वे उन्होंने किया है। इनकम टैक्स के मुताबिक टैक्स से जुड़े मसले में दोनों कंपनियों के दफ्तर में आज सुबह से इनकम टैक्स के अधिकारियों ने सर्वे किया है। कंपनी के मालिक और कर्मचारियों से पूछताछ की गई है। सीधा रुख करते हैं हमारी सहयोगी नीता शर्मा का। नीता, ये क्या है पूरा मामला? रेड नहीं है, सर्वे है, अलग सी चीज है? बिल्कुल कादम्बरी, ये जो इनकम टैक्स की तरफ से जो ऑफिशियली बताया जा रहा है कि इन दोनों जगहों पे सर्वे किया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू देयर ओन डेफिनेशन, सर्वे के मुताबिक ये सिर्फ जो उनकी ऑफिशियल प्रेमिसेस हैं वहां पे ही सर्चेज कंडक्ट कर सकते हैं, किसी के घर नहीं जा सकते। दोनों न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज क्लिक के दफ्तरों में ये सर्वे किया जा रहा है। हालांकि वो नीता की आवाज़ हम नहीं सुन पा रहे हैं, हम दोबारा उनसे बात करेंगे। लेकिन अभी जो खबर आई है कुछ ही मिनट पहले वो ये कि ये दोनों जो न्यूज़ पोर्टल है, न्यूज़ क्लिक और न्यूज़ लॉन्ड्री, यहाँ पर इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी पहुंचे हैं, दोनों के दफ्तर पहुंचे हैं और यहाँ पर उनके ही शब्दों में वो सर्वे कर रहे हैं। नीता, आप आगे की बात करें, हम सुन नहीं पाए थे। टीडीएस को लेकर जो जानकारी है वो इकट्ठा कर रही है इनकम टैक्स जो इन दोनों जगहों पर, ऐसा सूत्रों का कहना है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कोई वजह नहीं दी जा रही है, लेकिन जो सूत्र हैं, जो सोर्सेज हैं, वो बता रहे हैं कि टीडीएस की कुछ गड़बड़ियां जो हैं वो दोनों ही ऑफिस में देखी गई हैं, न्यूज क्लिक और न्यूज लॉन्ड्री के तहत, जिसके तहत ये सर्वेज जो हैं वो किए जा रहे हैं। कादम्बरी, सौरभ के पास चलते हैं। सौरभ जुड़ गए हमारे साथ। सौरभ, क्या हो रहा है इस वक्त वहां पर? देखिए, इस वक्त हम न्यूज लॉन्ड्री के ऑफिस के बाहर हैं और यहाँ पर बिल्कुल शांति है। अंदर जैसा कि नीता बता रही थी, इनकम टैक्स का सर्वे चल रहा है और जो कुछ यहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं उनसे हमारी बात हुई है। उनके मुताबिक लगभग 11:30 बजे के करीब इनकम टैक्स के ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और अब तक वो सर्वे जारी है। जितने भी लोग अंदर मौजूद थे उस वक्त दफ्तर में, उनसे कह दिया गया कि वो अपने फ़ोन का इस्तेमाल ना करें और कुछ एम्प्लॉयज़ जब उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की तो उनको कह दिया गया कि अगर आप अंदर जाएंगे तो फिर आपको बाहर नहीं आने दिया जाएगा। तो फिलहाल अभी तक न्यूज़ लॉन्ड्री आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कह रहा है। उनके कुछ जो लोग हैं जो वहाँ काम करते हैं उनसे बात हुई है, उनके मुताबिक यही कहा जा रहा है कि 1 महीने पहले भी इनकम टैक्स से कुछ लोग आए थे तो उन्होंने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे इनकम टैक्स को, लेकिन दोबारा यहाँ पर सर्वे के लिए आए हैं। उनका कहना है कि जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी उनके अकाउंट्स हैं, बिल्कुल पारदर्शी हैं और वो किसी भी जांच से पीछे नहीं हट रहे हैं। तो फिलहाल इनकम टैक्स का सर्वे कादम्बिनी यहाँ सर्वोदय एनक्लेव में जो ऑफिस है दिल्ली का, वहाँ पर न्यूज लॉन्ड्री के जारी है। जी, तो अगर हम सही समझ रहे हैं सौरभ, तो इस वक्त सर्वे अंदर चल रहा है। वहां पर एम्प्लॉयज जो हैं उनको फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है, अंदर बाहर आने जाने की भी इजाजत एम्प्लॉयज को नहीं है। क्या वो अंदर से बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये भी साफ अभी नहीं है। तो कुल मिलाकर सर्वे वहां पर अभी चल रहा है। सर्वोदय इनक्लेव में सर्वे, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो सर्वे का शब्द इस्तेमाल कर रहा है। सौरभ, आप अगर हमें सुन पा रहे हैं तो अभी किन किन चीज़ों की इजाज़त वहां पर नहीं है? क्या एम्प्लॉयज़ अंदर बाहर नहीं आ जा सकते हैं, फ़ोन पर बात नहीं कर सकते हैं, और क्या कुछ वहां पर मना किया गया है करने के लिए अभी? देखिए, अभी तो यहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा है। अंदर से जो है दरवाज़ा वो बंद है, बाहर कोई एम्प्लॉय भी नहीं है जैसे कि हम ये बात कर सके कि अंदर क्या कुछ हो रहा है। तो फिलहाल अभी कुछ कह पाना मुश्किल है क्योंकि अभी भी शायद इनकम टैक्स के ऑफिशियल्स अंदर हैं, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ बाहर हैं, जो फील्ड पे रिपोर्टिंग कर रहे थे वो तो बाहर हैं, उन्हीं से ही हमारी बात हो पाई है। उनके मुताबिक यही है कि उन्हें या वो अपने जो अंदर बॉसेज हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे संपर्क स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब वो अपने फ़ोन से बात नहीं कर पा रहे हैं अपने जो एम्प्लॉयज़, दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको साफ तौर पर ये कहा गया होगा कि अपने फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। तो फिलहाल यहाँ बिल्कुल दफ्तर के बाहर सन्नाटा है।
अंदर न्यूज लॉन्ड्री के ऑफिस में दरवाजा बंद है और इनकम टैक्स का सर्वे जैसे नीता बता रही थी वो सुबह लगभग 11:30 बजे से अब तक जारी है। लगभग 7 घंटे होने को आए हैं। कादम्बिनी जी, नज़र बनाए रखें आप सौरभ, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं, जब खुद उनका संपर्क अपने दफ्तर से नहीं हो पा रहा है तो साफ है कि कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि बातचीत बाहर ना करें। लेकिन ये ज़रूर साफ हो गया है अब बिल्कुल पुख्ता तौर पर कि टैक्स से जुड़े मामलों को लेकर दोनों जो पोर्टल हैं, न्यूज़ लॉन्ड्री और न्यूज़ क्लिक, दोनों के दफ्तरों के अंदर इनकम टैक्स का सर्वे चल रहा है। कंपनी के मालिक कर्मचारियों से पूछताछ चल रही है, जो अंदर हैं कर्मचारी उनसे भी पूछताछ चल रही है। और आयकर विभाग ये कह रहा है कि रेड नहीं है बल्कि एक सर्वे है जो कि टैक्स के मामले में यहाँ पर किया जा रहा है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। बीएसपी प्रमुख मायावती ने आज एक ट्वीट करके कहा कि राज्य की मऊ विधानसभा सीट से मुख्तार अंसारी को उनकी पार्टी टिकट नहीं देगी। इससे पहले उन्होंने लिखा कि इस बार चुनावों में बीएसपी बाहुबली और माफिया को चुनाव नहीं लड़ाएगी। मायावती ने कहा कि मऊ विधानसभा सीट से अब मुख्तार अंसारी का नहीं बल्कि यूपी के बीएसपी स्टेट अध्यक्ष श्री भीम राजभर के नाम को फाइनल किया गया है। संसद से लेकर बाहर भी उनके इस आंदोलन के साथ खड़ी है और इस आंदोलन के दौरान करीब 500 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हो गई है, परंतु सरकार को भी कोई लेकिन वैसे मायावती भले इस चुनाव में मुख्तार अंसारी को किनारे कर रही हूं, लेकिन जनवरी 2017 में इसी मुख्तार अंसारी का वो बचाव करती दिखी थी। विरोधी दलों पर मुख्तार अंसारी की छवि खराब करने का आरोप लगा रही थी। सुनिए 2017 का वो बयान। अल्पसंख्यक समाज से संबंधित मुख्तार अंसारी का खुद का अपना परिवार है, जिनके बढ़ते हुए प्रभाव से दुखी होकर व द्वेष की भावना से इनके विरोधियों ने जबरन इन पर अनेकों आपराधिक मामले दर्ज करा के इनकी राजनीति में व समाज में तथा आम जनता में भी इमेज को खराब करने की पूरी कोशिश की है। तो ये 2017 का मायावती का बयान था। अब वो कह रही हैं कि माफिया और बाहुबली को वो टिकट नहीं देंगी। और अब जब उन्होंने मुख्तार अंसारी से किनारा कर लिया है तो मायावती के टिकट देने से इनकार करते ही AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपने दरवाजे मुख्तार अंसारी के लिए खोल दिए। ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता असीम वकार ने मुख्तार अंसारी को टिकट ऑफर किया है। मुख्तार अंसारी मऊ सीट से चुनाव लड़ते रहे तो अब AIMIM ने उनको टिकट की गुजारिश की है। मायावती जी, आपने मुख्तार साहब को टिकट नहीं दिया और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं ये आश्वासन देता हूं कि अगर मुख्तार अंसारी साहब चुनाव लड़ना चाहें तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दरवाजे उनके लिए खुले हैं और हम उनको टिकट देंगे। और इस पूरे मसले पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कमाल खान। हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ये एक पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स का हिस्सा है। उनको मुसलमानों के बीच में वोट चाहिए। बलिया, गाजीपुर, मऊ, पूर्वांचल के 3 जिले हैं जहां की तकरीबन 1 दर्जन विधानसभा सीटों पे मुख्तार के परिवार का प्रभाव रहा है। उनके भाई जो हैं 1985 से अफजाल अंसारी वहां पे चुनाव लड़ते रहे हैं, इस वक्त भी MP हैं। उन्होंने मनोज सिन्हा को चुनाव हराया था जो अभी कश्मीर में गवर्नर बन गए हैं, उनको वहां से चुनाव हराया था पिछला चुनाव। तो ये उनके परिवार का काफी बड़ा प्रभाव का क्षेत्र है और मुस्लिम आबादी भी अच्छी खासी उन इलाकों में है। तो हो सकता है कि ओवैसी की पार्टी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में अपनी जमीन तलाश रही है और उन्होंने उस एरिया के मुसलमानों या उनके वोटर्स जो हिंदू मुसलमान सारे जो उनको वोट देते और जिताते रहे मुख्तार अंसारी को, उनको अपनी तरफ तवज्जो करने के लिए ये फैसला किया हो। और खबरों का सिलसिला जारी है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट से अपना पर्चा आज दाखिल कर दिया। इस साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनाव में ममता भवानीपुर की बजाय नंदीग्राम से चुनाव लड़ी थी, जहां बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी ने उन्हें हरा दिया था। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए ममता का उपचुनाव जीतना जरूरी है। वहीं ममता को भवानीपुर में पटकनी देने के लिए बीजेपी भी पूरे दमखम के साथ जुट गई है। भवानीपुर समेत बंगाल में तीनों विधानसभा सीटों पर 30 सितंबर को चुनाव होने हैं और उपचुनाव जो हैं वो काफी दिलचस्प होने जा रहे हैं। इस सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने वकील प्रियंका टिब्रीवाल को उतारने का फैसला किया है। महिला के खिलाफ महिला उम्मीदवार को उतारकर बीजेपी ने बड़ा दांव चलने की कोशिश की है। प्रियंका टिब्रीवाल ने चुनाव बाद हिंसा को लेकर याचिका दायर की थी। साथ ही बीजेपी ने सांसद अर्जुन सिंह, सौमित्र खान, ज्योतिर्मय सिंह को ऑब्जर्वर बनाया है। हर वार्ड में एक एक विधायक की ड्यूटी भी लगाई गई है। और सीधा रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा का। अखिलेश, ममता बनर्जी के खिलाफ प्रियंका टिब्रीवाल को उतारा जा रहा है, लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ा फैक्टर विनेबिलिटी होती है, तो आखिर क्या है, कौन है ये प्रियंका टिब्रीवाल? देखिए, प्रियंका टिब्रीवाल 2014 में बीजेपी से जुड़ी थी। वो बाबुल सुप्रियो की कानूनी सलाहकार थी और वही उनको बीजेपी में लेकर के आए थे। हालांकि प्रियंका टिब्रीवाल ने 2 बार चुनाव लड़े। एक बार तो कोलकाता नगर निगम का चुनाव लड़ा, वार्ड का, जिसमें वो हार गई, और इसी साल विधानसभा का चुनाव लड़ा था, वो भी भारी अंतर के साथ वो हारी हैं। तो 2 बार किस्मत आजमाई, दोनों बार वो हार चुकी हैं। अभी वो चर्चा में आई थी जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी ने शिकायत की थी कि उसके कार्यकर्ताओं को जबरदस्त हिंसा का निशाना शिकार होना पड़ा था। और उसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट में एक याचिका भी टिब्रीवाल ने दायर की थी, जिसके आधार पर सीबीआई जांच का आदेश दिया गया है। बीजेपी का यह कहना है कि इनको इसलिए उतारा गया है क्योंकि वो तृणमूल कांग्रेस का जो कुशासन है, बीजेपी के शब्दों में, उसके खिलाफ लड़ाई की एक सिंबल है, प्रतीक है, और इसलिए उनको मैदान में उतारा गया है। दूसरी तरफ भवानीपुर सीट जो है बहुत दिलचस्प सीट है। आप जानती है कादम्बनी की, वहां से ममता बनर्जी 2 बार विधायक रह चुकी है। हालांकि इस बार वो नंदीग्राम गई थी और वहां पर उनको हार का सामना करना पड़ा। एक बार फिर से वो आई हैं। वो इसी विधानसभा क्षेत्र में रहती आई, उनका घर यहीं पर है, लेकिन जिस वार्ड में उनका घर पड़ता है, पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी वहां से जीत रही थी। तो इसलिए बीजेपी को लगता है कि इस क्षेत्र में कम से कम ऐसा कि जहां टक्कर दे सकते हैं। 2021 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, यहाँ पर बीजेपी को करीब 35% वोट मिले हैं। तो बीजेपी का जनाधार है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में हिंदी भाषी लोग रहते हैं, जो कि मारवाड़ी हैं, पंजाबी हैं और बिहारी हैं। इसीलिए बीजेपी ने जो स्टार प्रचारक उनमें भी स्मृति ईरानी को लगाया है, हरदीप पुरी को लगाया, शहनवाज हुसैन और मनोज तिवारी को यहाँ पर लगाया है। जी, तो क्या ये हम समझें कि कड़ी टक्कर तक ही रहेंगी, या फिर प्रतीकात्मक तौर पर ही बीजेपी ने उतारा है और उनको लगता नहीं है कि ये सीट छीन पाएंगे ममता बनर्जी से? बीजेपी का जनाधार यहां पर है। हालांकि टीएमसी ये कह रही है कि प्रियंका अपनी जमानत तक नहीं बचा पाएंगी, लेकिन सवाल यही रहेगा कि क्या बीजेपी का जो जनाधार अभी तक दिखता आया है इस विधानसभा सीट पर, क्या वो इस चुनाव में भी दिखेगा? अमूमन ऐसा होता नहीं है कि जब आप मुख्यमंत्री उपचुनाव लड़ रहा हो तब लोग समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, तो इसलिए वो कोशिश करते हैं कि मुख्यमंत्री की गुड बुक्स में रहें, इसलिए उनको वोट दें। लेकिन इस देश में यह भी इतिहास रहा है, कादम्बनी जब शिबू सोरेन मुख्यमंत्री रहते हुए उपचुनाव अपना हार गए थे और बाद में उनको इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि ये दूर की कौड़ी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ी अंतर के साथ टीएमसी ने जीत हासिल की है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब उपचुनाव में देखते हैं क्या कुछ होता है और दिलचस्प मुकाबला जरूर रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आज से देश भर में गणेश चतुर्थी के पर्व की शुरुआत हो गई है। आज के दिन लोग भगवान गणेश की मूर्ति को अपने घरों में स्थापित कर उनकी विधि विधान से पूजा करते हैं। सुबह सुबह आज गणेश मंदिरों में भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। गणेश चतुर्थी का उत्सव 10 दिनों तक अनंत चतुर्दशी के दिन तक चलता है। कुछ लोग 1.5 दिन तो कुछ लोग 3, 7 या 10 दिनों के लिए बप्पा को अपने घर में विराजमान करते हैं और इसी के साथ गणपति बप्पा की पूजा अर्चना कर उन्हें अगले बरस जल्दी आने की मनोकामना के साथ विदा करते हैं। महाराष्ट्र सहित देश भर में अगर बात की जाए तो आज से गणेश चतुर्थी की शुरुआत की जा रही है, लेकिन कोरोना के चलते कई सारे नियमों में बदलाव किए गए, कई सारे नियमों को लागू किए गए। पहले हम आपको बता दें हम हैं कहाँ। ये मुंबई के प्रसिद्ध गणेश गली में हम मौजूद हैं, जिसे मुंबई के राजा के तौर पर भी
देखा जाता है, कहा जाता है, और काफ़ी प्रसिद्ध आप कह सकते हैं गणेश पंडाल जो कि मुंबई में मौजूद है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो मूर्ति है, आमतौर पर बड़ी सजावट होती है, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से कहा गया है कि 4 फुट से ज़्यादा ऊंची मूर्ति नहीं हो सकती है, यानी जो मूर्ति है वो केवल 4 फुट की हो सकती है। उसी को देखते हुए यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह से 4 फुट की मूर्ति बनाई गई है। इसके अलावा जो एक दूसरा बदलाव हुआ है वो ये हुआ है कि इन जो गणेश पंडाल हैं यहाँ पर बहुत बड़ी पैमाने पर लोग आते हैं, भीड़ होती है, लेकिन कोरोना के चलते अब इस नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब इन सभी बड़े गणेश पंडालों को कहा गया है कि आप ऑनलाइन दर्शन की सुविधा करें। इसलिए आप देखेंगे कि पहला दिन है, हम मीडिया के कई सारे लोगों को छोड़ दें तो लोग यहाँ पर ना के बराबर हैं। जो नियम है उसके अनुसार केवल ऑनलाइन दर्शन करने की अनुमति होगी। 10 से 12-15 लोग ही यहाँ पर मौजूद रह सकते हैं। 19 तारीख तक अगर मुंबई की बात करें, धारा 144 लागू कर दी गई है और कहा गया है कि जो लोग पंडाल में भी आते हैं वो फुल्ली वैक्सीनेटेड होने चाहिए। ऐसे इस तरह के कई नियम बनाए गए हैं और इन नियमों के साथ ही गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार है उसे मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो गणेश पंडाल है उसे ज़रूर सजाया गया है, लेकिन जिस तरह से हर साल हम देखते हैं, खासतौर पर गणेश गली या लालबाग की बात करें कि बड़े पैमाने पर लोग आते हैं, बड़ी सजावट की जाती है, कोई ना कोई थीम रखकर डेकोरेशन की जाती है, वो सारी चीज़ें फिलहाल देखने नहीं दिया जा रहा है। साथ ही साथ अगर महाराष्ट्र की बात करें तो सरकार का ये भी कहना है कि आने वाले 10 दिन बेहद अहम है। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी सबसे बड़ा त्यौहार है। केरल में जिस तरह से ओणम के बाद हमने देखा कि जो मामले हैं वो लगातार बढ़ने लगे, उसी को देखते हुए ये सारे नियम बनाए गए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी में आपने भी देखा होगा कि बड़े पैमाने पर भीड़ होता है और उससे कोरोना फैलने का खतरा होता है। उसी से बचने के लिए प्रशासन की ओर से ये सारे कदम उठाए गए हैं और इन सारे कदमों को उठाने के बाद आप समझ सकते हैं कि जो गणेश चतुर्थी का त्यौहार है उसे मनाया जा रहा है। आज से इसकी शुरुआत की गई है। ऑनलाइन प्रक्रिया से आप हर जगह पर दर्शन कर सकते हैं और लोगों से भी बार बार यही अपील की जा रही है कि भीड़ ना करें और इन पंडालों में जाने से बजाय आप ऑनलाइन तरीके से दर्शन करें। तो कहीं ना कहीं कई सारे नियमों के साथ आज से शुरुआत की गई है गणेश चतुर्थी की और कोरोना के मद्देनज़र इन नियमों को देखते हुए इसे मनाया जा रहा है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। कुपोषण से लड़ने के लिए देश भर में पोषण माह मनाया जा रहा है और इसके पीछे मंशा है बच्चों में बेहतर पोषण और उसको लेकर जागरूकता पहुंचाने के लिए उनके ही समुदाय के लोग योगदान दें। देखिए क्या रंग ला रही है ये कोशिशें महाराष्ट्र के अमरावती में। अच्छा पोषण और स्वास्थ्य सेवा ही बच्चों के जीवित रहने और उनके विकास का आधार है, लेकिन जब अंधविश्वास और कुरीतियां इलाज से दूर रखे तो ये समस्या और गंभीर हो जाती है। मेलघाट क्षेत्र में जहां लोगों का हकीमों और भूमकालों से अब भी विश्वास नहीं हटा है, वहां भी निष्ठावन डॉक्टरों के समय पर दखल देने और पोषण पर जागरूकता फैलने से बदलाव आ रहा है। मैं सेम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, कोरको कम्युनिटी, और 2005 से यहाँ पर मैं सर्विस दे रहा हूँ। मेरे आने के पहले यहाँ पर कोई डॉक्टर्स आने को तैयार नहीं थे। पीडियाट्रिशियन तो दूर की बात थी, गायनेकोलॉजिस्ट की सेवा नहीं थी, कुछ नहीं। लेकिन फ़िलहाल जब से यहाँ पे सर्विस दे रहा हूँ, लोग दवाखाना आने के लिए तैयार नहीं थे। मेलघाट में 80% जो लोग थे जो अब दवाखाने के सर्विसेज लेना पसंद नहीं करते थे। जहाँ तक यहाँ पे मेलघाट में भूमका पड़ियार जो लोकल ट्रीटमेंट रहता है उसी पे ज़्यादा विश्वास रखते थे। लेकिन अभी इतना बदल चुका है मेलघाट कि 80% लोग दवाखाने की फैसिलिटी ईजीली लेते हैं और 20%, 10 से 20% जो लोग हैं कि जो अभी भी वही राह पर है, जो भूमका पड़ियार इनके पीछे लगे हुए हैं। वैसे ही एक बच्चू है जो रामिया माखनलाल ध्रुवे, 11 महीने की है, धारणमल गांव से आता है, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर पर है। और वो आए थे उस समय 4 किलो 400 ग्राम ही थे। बाद में फिर तीसरा दिन से उनका वजन बढ़ना चालू हुआ। पहले वजन कम था कि इसका यहाँ पे आके बढ़ गया 1 किलो ज़्यादा। यहाँ का जानकारी हमारे गांव को निधन है, वजन बढ़ जाएगा तेरे बेटी का, अच्छा खाना मिलता, सब कुछ इसके लिए आया। धार की जाता तो घर पे कोई नहीं रहते, के लिए घुमाजोरी करते कि ना। ये घर पे था, बच्चों ने देखता, हाँ पतला हो रहा था, खाने के नहीं मिलता, बच्चों ने खा लाता। बड़े इंसान है तो ख्याल रखता था।
अब बेटेम हो जाता दिन दूध पिलाने में। अभी 12वां दिन है, उसका 15% वेट गेन हो चुका है और कुछ बीमारी नहीं है, अभी बहुत अच्छी है। मदर भी बहुत सक्षम होकर जा रही है अभी।